गुड आफ्टरनून बच्चों। आज के हम बिजनेस स्टडीज़ के वीडियो में पढ़ेंगे एडवांटेजेस ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। साइंटिफिक मैनेजमेंट किसने डेवलप किया है? F.W. टेलर ने, ध्यान रखना, ठीक है। तो उसके फ़ायदे क्या हैं, एडवांटेजेस, बेनिफिट क्या हैं? तो इसने इम्प्रूव किया बिज़नेस की एफिशिएंसी को, और बढ़ा दी, क्षमता और बढ़ गई। क्यों? काम को और मतलब जो वर्क है उसको और सिंप्लीफिकेशन कर दी, जो भी एक्टिविटी थी एकदम सिंपल कर दी, ताकि आसानी से जो वर्कर्स काम कर रहे हैं, एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, वो आसानी से समझ भी सके और उसे कर भी सके। और जैसे डिवीज़न ऑफ काम को टुकड़ों में बांट दिया ना, और जो पर्टिकुलर पार्ट है उसको मतलब इन्हें अगर अगेन एंड अगेन परफॉर्म करेंगे तो उस चीज़ में विशेषज्ञ हो जाएंगे। तो ये इसने बिज़नेस की एफिशिएंसी को बढ़ा दी। क्यों? काम को एकदम सिंपल बना दिया और उनको काम में विशेषज्ञ भी बना दिया। नेक्स्ट, इसके कारण कॉस्ट भी रिड्यूस हो गया प्रोडक्शन का। क्यों? क्योंकि सभी टाइप के वेस्टेज है उसको कम कर दिया। वेस्टेज कम से कम हुए, जिसके कारण कॉस्ट और प्रोडक्शन भी रिड्यूस हो गया, ठीक है। और प्राइस क्या हो गए, कम हो गए, जिसके कारण क्या हुआ कि जब मार्केट में हमारे प्रोडक्ट अगर थोड़े अच्छी क्वालिटी के और थोड़े सस्ते दामों पर बिकने लगते हैं। हम क्यों बेचते हैं सस्ते दामों पे? ताकि हमारे जो 3 प्रकार के लोग रहते हैं हमारे समाज में, हायर लेवल पीपल्स यानी रिच पीपल्स, मिडिल क्लास पीपल्स और लोअर क्लासेस पीपल्स, तो ये तीनों क्लासेस हमारे प्रोडक्ट खरीद सकें। तो हम इसलिए क्या करते, थोड़ा प्राइस रिड्यूस कर दें, ताकि पूरा मार्केट मतलब ज़्यादा से ज़्यादा शेयर हम मतलब ये ना हमारे प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा बिक सके और हम मार्केट को ज़्यादा से ज़्यादा कैप्चर कर सकें। और ये इसके प्रिंसिपल था ना कॉपरेशन वाला, तो जिसमें ये बताया कि एक दूसरे को मेंटल रिवोल्यूशन भी पढ़ा है कि दोनों एक दूसरे को, मैनेजमेंट और एम्प्लॉयज़ दोनों एक दूसरे को राइवल समझते हैं, ठीक है। और मैनेजमेंट हमेशा ये सोचता है कि वो हमेशा जो वर्कर्स हैं वो अनरीज़नेबल डिमांड करते हैं वेजेस एंड सैलरी के, जब देखो जब लॉकआउट कर देते हैं, ठीक है। वो लॉकडाउन चल रहा था, वो मुँह से निकल गया, सॉरी। तो लॉकआउट कर देते हैं, स्ट्राइक पे खड़े हो जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से वो उसको राइवल समझता। और इसी तरीके से एम्प्लॉयज़ भी ये सोचते हैं कि हमारे को कम वेजेस जो है कम से कम दे रहे हैं, ओवर बर्डन डाल रहे हैं, हमारे पे एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं। तो क्या होता है, इनका जो एक दूसरे के प्रति नज़रिया को परिवर्तन कराने के लिए एक प्रिंसिपल बनाया था ना, मेंटल रिवोल्यूशन, ताकि वो म्यूचुअल एक दूसरे को पॉजिटिव थिंकिंग आ जाए, तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो जाए और एक दूसरे को कोऑपरेट करके चले, ठीक है। कॉपरेशन में भी बताया गया था हमको कि जब भी कोई प्लान बनाए मैनेजमेंट, तो एम्प्लॉयज़ को बुलाएं, उनके अच्छे सजेशन लें, ताकि उनको भी अच्छा लगे कि उनके विचार मतलब वो भी इम्पॉर्टेंट हैं और उनके विचार लिए जाते हैं, ठीक है। वो भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए महत्वपूर्ण हैं। और अगर उनके अच्छे सुझाव रहते हैं तो उनको लिया जाए, और अगर ऑर्गेनाइजेशन का भला हो उन विचारों से, तो क्या किया जाए, उनको रिवार्ड भी दिया जाए उसके लिए, ठीक है। तो जिसके कारण म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग और कॉपरेशन बढ़ेगा कि नहीं, वर्कर्स और एम्प्लॉयज़ के बीच में दोनों क्लोजर हो जाएंगे। और इसमें ट्रेनिंग, साइंटिफिक मैनेजमेंट है तो ट्रेनिंग दी जाती है, तो जिस समय समय पर ट्रेनिंग दी जाएगी, अपडेट हो जाएंगे, तो उनकी वर्कर की जो एफिशिएंसी लेवल, स्किल बढ़ जाएगी कि नहीं, ठीक है। और डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम में पढ़ा, जो जैसा काम करे उसे वैसी तनख्वाह मिलनी चाहिए, ठीक है। और इसके कारण क्या होगा, जब अच्छा काम करेगा तो ज़्यादा तनख्वाह मिलेगी, जो कम इनएफिशिएंट वर्कर कंपैरिजन में, तो वर्कर इसके कारण ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमा पाएंगे, ठीक है। हाँ, फिर देखिए टाइम स्टडी और मोशन स्टडी में डिफरेंस बहुत इम्पॉर्टेंट है ये, ठीक है। टाइम स्टडी क्यों कंडक्ट की गई? ताकि एक पर्टिकुलर काम को करने के लिए कितना समय लगता है, एक स्टैंडर्ड टाइम, जैसे हम एक टाइम फिक्स कर सकें सबके लिए कि ये काम क्या होगा, आपको 1 घंटे में ही करना है या 2 घंटे में ही करना है। एक स्टैंडर्ड टाइम तय कर दें कि ये काम को करने के लिए, जैसे आप पेपर करते हो ना बोर्ड में, तो आपको 3 घंटे दिए जाते हैं पेपर करने के लिए, तो एक स्टैंडर्ड टाइम तय कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि आप चालू हो जाओ पेपर करने सुबह से 8 बजे से लेकर आप जब तक आपका पूरा पेपर हो जाए जब तक कर, ऐसा होता है क्या? नहीं ना, एक स्टैंडर्ड टाइम तय किया ना आपके पेपर को करने के लिए,
ठीक है। तो वैसे ही स्टैंडर्ड टाइम सेट करना कोई पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए। मोशन स्टडी किस लिए की गई, ताकि जो टोटल जो वर्कर काम करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, जो टोटल मूवमेंट करते हैं, तो उनको ऑब्जर्व करने के लिए, ठीक है, और टोटल मूवमेंट, जो भी मूवमेंट करते हैं वर्कर, और उसमें से प्रोडक्टिव और अनप्रोडक्टिव मूवमेंट को अलग अलग करने के लिए, ठीक है। प्रोडक्टिव मतलब जो उपयुक्त है, ज़रूरी है ऑर्गेनाइजेशन के काम के लिए, और अनप्रोडक्टिव मतलब जो अननेसेसरी मूवमेंट करते हैं उसको, ठीक है। तो टोटल मूवमेंट को फाइंड आउट करने के लिए आ गया। स्टैंडर्ड टाइम तय करने के लिए इसको किया गया। मोशन स्टडी किस लिए किया गया, टोटल मूवमेंट को फाइंड आउट करने के लिए। पर्पस क्या है इसका, टाइम स्टडी क्यों की गई, स्टैंडर्ड टाइम को फिक्स करने के लिए, ताकि जैसे 2 घंटे के अंदर ये काम करना, अगर वर्कर को मतलब ये फिक्स अ फेयर डेज वर्क फॉर वर्कर्स, ठीक है, वो अच्छा दिन कहलाएगा वर्कर के लिए, आज उसने काम करा है, ठीक है। तो ये स्टैंडर्ड टाइम फिक्स करना, और इसका क्या है, अननेसेसरी मूवमेंट, वेस्ट जो उनको एलिमिनेट करना वर्कर को, जिससे कि क्या होगा, अननेसेसरी मूवमेंट कम हो जाएगी वर्कर की, जिसके कारण प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, ठीक है। और ये जो टाइम स्टडी जो कंडक्ट की है, तो उसमें कौन सा इंस्ट्रूमेंट का यूज़ किया है उसने, किसकी हेल्प से की है, स्टॉप वॉच, ठीक है। इसने क्या किया है, मोशन स्टडी को कंडक्ट करने के लिए जो स्टडी की, तो कैमरे का यूज़ किया है, ताकि पूरी जो मूवमेंट रहती है वर्कर, उस पर निगरानी करी जा सके। आ गया। टाइम स्टडी क्या है, फाइंड आउट, स्टैंडर्ड टाइम फाइंड आउट करने के लिए, परफॉर्मिंग पर्टिकुलर टास्क। मोशन स्टडी किस लिए की गई, टोटल मूवमेंट को फाइंड आउट करने के लिए वर्कर की, और इसका पर्पस क्या है, स्टैंडर्ड टाइम तय करना। इसका क्या होगा, अननेसेसरी मूवमेंट को एलिमिनेट करना, ताकि एफिशिएंसी लेवल बढ़ जाए। इसमें स्टॉप वॉच का यूज़ किया गया, इसमें कैमरा का यूज़ किया गया, ताकि पूरी निगरानी की जा सके जो वर्कर के मूवमेंट की तरफ, ठीक है। अब कंपैरिजन, टेलर और हेनरी फोयल के हमने प्रिंसिपल पढ़ चुके हैं, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में भी आ गए होंगे। अगर समझ में आ गए तो आप इसके डिफरेंस भी लिख सकते हो, और आपके सिमिलैरिटी भी लिख सकते हो, दोनों के प्रिंसिपल में क्या समानता है और क्या असमानता है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम कंपैरिजन कर रहे हैं, यानी डिफरेंस दोनों के बीच में। टेलर की जो टेक्निक और प्रिंसिपल, ध्यान रखना, FW टेलर ने ज़्यादातर लोअर लेवल पे ध्यान दिया है, ठीक है, वर्कर की एफिशिएंसी को, ठीक है, हमने उसकी हिस्ट्री में पढ़ा है, ठीक है। टेलर जो है उसकी जितनी भी टेक्निक्स है और प्रिंसिपल है, वो किससे रिलेटेड है, वर्कर की एफिशिएंसी। पूरी कोशिश की उसने, टाइम स्टडी, मोशन स्टडी, फैटिग्यू स्टडी हमने पढ़ा ना, वर्कर की क्षमता को बढ़ाने के लिए। और हेनरी फोयल ने मैनेजमेंट की, यानी मैनेजर की क्षमता को बढ़ाने के लिए, ठीक है। इसका फोकस काय पे था, लोएस्ट लेवल, लोअर लेवल पे, और इसका क्या, हाईएस्ट लेवल ऑर्गेनाइजेशन में। टेलर जो था उसने सबसे ज़्यादा जोर दिया कि काम कैसे हो, FW टेलर ने, काम क्या होना चाहिए, स्टैंडर्ड का होना चाहिए, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वर्क, ठीक है, स्टैंडर्ड क्वालिटी का काम होना चाहिए। और इसमें क्या होना चाहिए, फेयल ने ज़्यादा जोर क्या दिया, फंक्शन ऑफ मैनेजर के कार्य पर जोर दिया है। इसने इस काम को स्टैंडर्ड बनाने के लिए उसने मैनेजर के फंक्शंस की तरफ ध्यान दिया। इसने टेलर ने फोकस किया कि ज़्यादा मूवमेंट जितनी भी है, वेस्टफुल अननेसेसरी मूवमेंट उसको कम हो, जिसके कारण क्या होगा, एनर्जी सेव होगी, टाइम भी सेव होगा, और प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। टेलर ने क्या किया, एलिमिनेट किया, ठीक है, अननेसेसरी मूवमेंट को, जिससे कि क्या हो कि टाइम भी सेव होगा, एनर्जी भी सेव होगी, और प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। फोकस जो हेनरी फोयल ने फोकस किया किसके, मतलब उसने प्रिंसिपल जो भी डेवलप किए हैं, ताकि मैनेजमेंट और बेटर हो जाए, जो मैनेजरियल वर्क और अच्छा हो जाए, और जिससे कि इम्प्रूव हो जाए, जो हमारी सिचुएशन पहले से और अच्छी इम्प्रूव हो जाए, ठीक है। और टेलर का मेजर कंट्रीब्यूशन क्या कंट्रीब्यूशन था, उसने साइंटिफिक टेक्निक और प्रिंसिपल बनाए, ये योगदान था। और फेयल का कंट्रीब्यूशन क्या था, 14 प्रिंसिपल जनरल मैनेजमेंट, ठीक है, साधारण प्रिंसिपल जो बनाए उसने 14 प्रिंसिपल, वो योगदान था इसका, साइंटिफिक प्रिंसिपल और इसका जनरल प्रिंसिपल, ठीक है। और इस टेलर जो उसके जितने भी प्रिंसिपल और टेक्निक जो बनाए, उसने सारे एक्सपेरिमेंट के आधार पे, एक्सपेरिमेंट और ऑब्जर्वेशन साइंटिफिक तरीके से किया है। इसलिए क्या है, इसका व्यक्तित्व कैसा है, टेलर का साइंटिस्ट जैसा, इसलिए इसको फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट कहा गया है। और ये जो है वो ज़्यादातर रिसर्च के काम किए इसने, ताकि मैनेजर एक्टिविटी मतलब और बेहतर हो जाए, और
प्रैक्टिशनर यानी प्रैक्टिकल करके देखा, तो इसलिए फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट कहा जाता है। इसने 8 बॉस को ज़्यादा महत्व दिया है कि हर ऑर्गेनाइजेशन में 8 बॉस होना चाहिए, जबकि इसने विरोध किया है। हेनरी फोयल ने बोला, स्ट्रिक्टली बोला कि एक ही बॉस होना चाहिए, क्योंकि वो एम्प्लॉयज़ कन्फ्यूज़ हो जाएंगे किसकी सुने और किसकी ना सुने। और इसने टेलर ने कौन सी टेक्निक बनाई है, मतलब जो भी टेक्निक यूज़ की है तो उसमें साइंटिफिक मैनेजमेंट को एक्सप्रेस किया है। और उसने फेयोल ने जो टेक्निक यूज़ की उसमें जनरल थ्योरी एडमिनिस्ट्रेशन को एक्सप्रेस किया है। ये एप्लीकेबल मतलब कुछ विशेष सिचुएशन पे ही एप्लीकेबल होगी, और ये एप्लीकेबल हमेशा होंगे इसके प्रिंसिपल, है ना। अब तो हमने डिफरेंस पढ़ ली थे, अब हम क्या पढ़ेंगे, सिमिलैरिटीज़। दोनों में समानता क्या, दोनों के प्रिंसिपल जो है हेनरी फोयल और एफ.डब्ल्यू. टेलर दोनों ने सोचा है कि क्षमता बढ़े, ज़्यादा क्षमता बढ़े ऑर्गेनाइजेशन की, एम्प्लॉयज़ की, ठीक है। और दोनों ने जोर दिया है कि एम्प्लॉई और एम्प्लॉयर दोनों एक दूसरे को कोऑपरेट करके चले, ठीक है। और दोनों ही ने ही महत्व दिया है कि अगर ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्ट को पूरा करने के लिए अगर इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट भी यानी एम्प्लॉयज़ का ऑब्जेक्ट भी सेक्रीफाइस करना पड़े तो वो इसलिए करे क्योंकि अगर ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्ट पूरा हो जाएगा तो इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट भी पूरा हो जाएगा, ठीक है। तो ज़्यादा जोर दिया ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को, इंटरेस्ट को इंडिविजुअल इंटरेस्ट के कंपैरिजन में। और दोनों ने सुझाव दिया डिवीजन ऑफ वर्क को, उससे स्पेशलाइजेशन यानी काम को टुकड़ों में बांट दिया जाता है, और जिसके पास उससे रिलेटेड क्या है, एक्सपीरियंस है, क्वालिफिकेशन है, कैपेबिलिटी है, तो उसको वो दिया जाए और इंटरेस्ट है, ठीक है। तो वो बहुत अच्छे से काम करेगा और उस काम को अगेन एंड अगेन परफॉर्म करेगा, स्पेशलाइज्ड हो जाएगा। और दोनों जो है रिसर्च किया है मैनेजमेंट स्टडीज़ में, दोनों ने मैनेजमेंट की स्टडी की ना, जो भी प्रिंसिपल बना है वो किसके मैनेजमेंट स्टडी से रिलेटेड ही तो है, ठीक है। थैंक यू।